गुड इवनिंग। Sir, हाँ बेटा बोलिए। Good evening. sir, I have doubted metals and non-metal. Sir, in a book it is written that non-metals are either bad conductors or non-conductors of electricity. तो सर ये bad conductors और non-conductors क्या सेम होता है या दोनों अलग-अलग का मीनिंग होता है? बेटा थोड़ा डिफरेंस है बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में। ये होगा कि इफ दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो नॉन कंडक्टर। बैड कंडक्टर में इफ दे कंडक्ट द कंडक्टिविटी विल बी वेरी वेरी लो। समझे? Sir, and poor conductors and insulators? नॉन कंडक्टर इंसुलेटर एक ही चीज है बेटा। Sir, poor conductors थोड़ा-थोड़ा electricity conduct करते हैं या बस पूरा insulator है? बेटा पुअर कंडक्टर थोड़ा बहुत करेगा, कंप्लीट इंसुलेटर नहीं माना जाएगा। Okay, sir. ठीक है बेटा, वही वाली बात हो गई ना, पुअर में और बैड में। समझ रहे ना? अब जैसे ऐसे समझिए कि पुअर आपने किसी को बोला, किसी को आपने बैड बोला, तो मोर और लेस आप एक ही चीज की बात कर रहे हैं ना, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है? Yes, sir. चलिए चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग एसिड बेस कर रहे थे। No, sir, coal and No, petroleum. sir, coal and कोल एंड petroleum. पेट्रोलियम। सॉरी, कोल एंड पेट्रोलियम कर रहे थे। कोल एंड पेट्रोलियम में कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कोल देख लिए थे। पेट्रोलियम। नहीं, फिर से बोलिए। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तक हुआ था। अच्छा, वो पूरा समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? ठीक है, तो आज ये चैप्टर होपफुली हम लोग खत्म कर लेंगे। आज कुछ ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है इसमें, पर जो भी अगर बचा होगा देख लेते हैं। अगर एक क्लास में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक और क्लास कर लेंगे। स्कूल में क्लासेस चल रही है अभी आप लोगों की? Yes, sir. नो सर। हाँ, नो हम लोग सर। की नहीं चल रही। नो सर। कौन से स्कूल में नहीं चल रही बेटा? सर स्टडी लीव BRS। कानपुर बीआरएस बीआरएस। बीआरएस। अच्छा, बीआरएस की छुट्टी हो गई? सर स्टडी लीव कब तक है बेटा? 14 तक है। 14 तारीख को खुलेगा। 14 को? 15 तारीख को। 14 तक है, 15 से खुलेगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग वो कर लिए थे ना, ये कंपोनेंट्स इन कोल पढ़े थे। कोक होता है, कोल टार होता है, कोल गैस होता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये हो गया था। पेट्रोलियम का हो गया था। पेट्रोलियम कैसे बनता है? No, sir. No, sir. अच्छा, पेट्रोलियम स्टार्ट होगा ना आज। Yes, sir. पेट्रोलियम में कुछ भी हुआ है? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो पेट्रोलियम डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम सिंपली मींस रॉक ऑयल। Sir. पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल। ठीक है? Sir. कोई कुछ बोल रहा है बेटा? Yes, sir. Sir, in that you have told them we have learned the components of coal. Sir, we have seen coke and coal gas and coal tar in detail, sir, but in ammonium compounds we have not seen in detail. बेटा समझ में नहीं आया बेटा। Sir, the components of coal you have told them we have completed. Sir, in that the ammonium compounds we have not seen it properly. बेटा कोई और बता पाएगा क्या बोल रही है बेटा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Sir, she is telling that yes, in the previous class you taught us that the coke, coal tar, and coal gas, and so you told that one more component is there which is called ammonium compound. You have not told that one in detail. अच्छा, ओके बेटा। अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं ना, वो कोल का एक माइन्यूट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है? अमोनियम कंपाउंड इज एनी कंपाउंड सच एज which has NH4 plus ions. These will be called ammonium compound. Compounds having ammonium ions are called ammonium compounds. ठीक है? अमोनियम आयन उसके पास होना चाहिए। ठीक है? देखो, आपको सीबीएसई के स्कूल में, आप किसी भी स्कूल में हैं तो आपको अमोनियम कंपाउंड लिखना मैंडेटरी नहीं है, अगर अनलेस अनटिल आपके टीचर ने भी लिखाया है। ठीक है? ये कुछ कुछ बुक में लिखा रहेगा अमोनियम कंपाउंड, अदरवाइज कोक, कोल टार एंड कोल गैस, दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कोल। ठीक है?
और अमोनियम कंपाउंड माइन्यूट फ्रैक्शंस होता है, ठीक है। और कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, चलिए चलिए पेट्रोलियम स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम इज रॉक ऑयल। पेट्रोलियम का यूज हम लोग को मालूम है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम बनता कैसे है। देखो, कोल के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, फॉरेस्ट जो होगा वो फॉसिल में कन्वर्ट होगा, एंड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दैट fossils of plant will convert to coal, या fossils of forest will convert to coal। पेट्रोलियम के साथ अलग चीजें है। पेट्रोलियम आर फॉर्म बाय ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द सी, उनके फॉसिल से बनता है। मीन्स डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक वेल है, वेल अगर डेड हो जाएगा, या लेट्स से वेल इज डाइंग समहाउ, तो क्या लगता है वेल को, तो मतलब वैसा तो है नहीं कि उसका फ्यूनरल होगा, या जैसे हम लोग के यहाँ होता है कि या तो आपको उसमें ले जाया जाएगा कब्रिस्तान में या फिर शमशान में, वो दो एक ऑप्शन होते हैं। बट वेल के लिए तो ऐसा कोई फ्यूनरल वगैरह होगा नहीं ना, तो वेल का जो भी डेड रिमेन्स होगा वो नीचे आपके सी के फ्लोर पे या ओशन के फ्लोर पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। लेट से ये ओशन का फ्लोर है, यहाँ एक वेल मछली है, ठीक है, दिस इज वेल फिश। लेट से दिस इज डाइंग, तो इसका जो सारा डिपॉजिट्स है वो नीचे आके, जितना भी डेड रिमेन्स है वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगा। एंड विद टाइम ये डिपॉजिशन बढ़ता रहता है। विद टाइम सारे डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सी दे गेट्स डिपॉजिटेड, ठीक है, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, विद टाइम इसके ऊपर बाकी जो क्ले वगैरह होगा, सैंड वगैरह होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। क्ले, सैंड, other earth particles, these will get deposited over fossils of these living organisms। अब डिपोजिशन के बाद क्या होगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो हाई प्रेशर। एंड वंस प्रेशर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। वंस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। So after millions year, this dead remains will convert into petroleum and natural gas। This dead remains will convert into petroleum and natural gas। जहां बेटा पेट्रोलियम होता है उसी के आसपास आपको मोस्टली नेचुरल गैस मिलता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आसपास ही रहते हैं। जिस वेल से अगर आप पेट्रोल निकाल रहे हैं, उसी वेल के आसपास से आप नेचुरल गैस निकाल सकते हैं। होगा क्या, डिफरेंट एरियाज विल हैव डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ऑयल एंड परसेंटेज ऑफ नेचुरल गैस, थोड़ा बहुत परसेंटेज में डिफर करेगा। सेकेंड पॉइंट इज, बहुत सारा एरियाज होता है जहां ऑयल आपको मिलता है, मींस पेट्रोलियम आपको मिलेगा, बट होगा क्या, द अमाउंट ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम जो अवेलेबल है फॉर एक्सट्रैक्शन वो कम होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। एज अ रिजल्ट वहां से एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल। इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल का मतलब समझिए कि लेट से इस एरिया में पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इस एरिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ से ऑयल अगर निकालना है, तो आपको इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। जैसे बॉम्बे हाई आप लोग समझते हैं, बॉम्बे हाई का पिक्चर देखे आप लोग, बॉम्बे हाई को जानते हैं आप लोग? नहीं सर। नो सर। नो सर। बॉम्बे हाई के बारे में नहीं सुने आप लोग? No, sir. नो सर। स्ट्रेंज, बड़ा स्ट्रेंज है ये, बॉम्बे हाई नहीं देखते? सर गई नहीं। अरे गए नहीं, गया कौन है वहां पे, फोटो तो देखे होंगे। No, sir. हाँ, सर फोटो भी नहीं देखी। फोटो भी नहीं देखे।
रुकिए ठीक है, रुकिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, होपफुली स्क्रीन शेयर हो जाए। शेयर स्क्रीन, शेयर कंप्यूटर साउंड। दिख रहा है कुछ यूट्यूब पे वीडियो? हाँ सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए। The blue waters that surround humanity hold in its depth resources and mysteries since ages. Oil and gas are two of the most valuable resources today, which have to be dug out from beneath the oceans. One of the top names daring into this sector is Larsen and Toubro Limited. L&T provides turnkey solutions to the upstream hydrocarbon sector. The Oil and Natural Gas Corporation Limited awarded the Mumbai High North project to L&T Limited. The fabrication of MNP and MLQ jackets were done in the 400,000 square meters of state-of-the-art L&T Modular Fabrication Yard in Sohar, Oman. The fabrication of the gigantic MNP jacket structure begins with the removal of a layer of earth. Precasted concrete slippers with steel plates embedded on the surface are laid in the slot. Prefabricated skid beam is then placed over these slippers. They are first aligned and then welded with the steel plates of slippers. The guided slot of the skid beam is filled with layers of wax and slip coat. Over this layer sits the timber runners in parts fitting into each other. Separately, fabricated launch cradle is placed on both the sets of timber. They are then bolted and locked with the timber runners. 5 leg pots are placed on both the sets of cradle. Leg tubulars are strengthened by welding internal ring stiffeners. 4 such tubulars are then joined to form a leg. Legs 2A and 3A, thus fabricated, are placed over leg pots. With the help of crawler cranes, leg 2B and 3B are fabricated on the sides respectively and are positioned with the required batter. Horizontal and vertical braces are fabricated similar to legs. The X braces are positioned between the legs and welded to complete leg 2 and 3. Crawler cranes are then used to roll up the panels. Vertical braces are positioned and then welded to box up row 2 and 3. After the boxing up of panel 2 and 3, the set is jacked down and the legs 2A and 3A rest on the launch cradle and the leg pots are removed. Row 1 and 4 are fabricated in a similar manner and carried to the respective positions and placed over temporary leg pots. They are then rolled up and boxed up with row 2 and 3 respectively.
23 riser pipes are then placed and fixed in the clamps, 5 each at the bottom between row 1A, 2A and 3A, 4A, 6 and 7 each between 1B, 2B and 3B, 4B respectively. The sump caisson, fire water caisson and utility water caissons are placed similarly at their respective positions. Grout lines are installed to the skirt legs. Yoke plates are fabricated. Then the mud mat is erected. Prefabricated buoyancy tanks are placed on the temporary leg pods on the sides of leg set 1 and 4. They are rolled up and fixed with the jacket structure. Flooding lines are connected to the buoyancy tanks and jacket from the flooding manifold. The upending slings and shackles are then placed in the upending pad eyes. All the final paintings are then completed. The gigantic jacket is now ready for load out. The load-out process begins with extending the grillage and the skid beam to the quay wall. The 180 meters long S-45 barge approaches from stern towards the quay wall. Fixed by the anchors and mooring lines, the rocker arms are brought in line with the skid beam by ballasting and deballasting of water. 4-strand jack piston assemblies are fixed near the mud mat on the jacket. The strand wires coming from the piston assembly are fixed on dead man anchor. थोड़ा फॉरवर्ड कर रहे, ठीक है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा. Jacket with 4 tugboats. The S-45 barge is ballasted and deballasted to create a tilt of around 3 degrees. This tilt initiates the skidding of the jacket into the water. The gigantic structure smoothly leaves the barge and falls into the sea. The primary and the secondary rocker arm ensure the steady slip without toppling the barge. After stabilizing, the 4 tugboats pull the floating jacket to the exact site of erection. The erection is facilitated by heavy lift vessel LTS 3000 by a JV between L&T and Sapura. The jacket approaches the ship from stern. The upending slings are held by the main block of the crane. The GPS, gyro box, and the 4 LBL are placed in their respective positions, which will now help in final positioning of the jacket. The flooding lines are connected to the flooding manifold through the pumps installed on main deck of the ship, and water starts pouring into the legs and the buoyancy tanks. The jacket starts upending. The final position of the jacket is set by maneuvering the ship with the help of anchor wires. Once positioned, the rest of the legs and buoyancy tanks are filled with water, making the jacket sit on the seabed. A cargo barge carrying the piles is brought. The internal lifting tool lifts the pile from the top end and inserts into the corner pile guide. The pile slowly inserts into the pile guides. The underwater ROV monitors the movement of the pile under the water. The first set of piles, known as Z piles, are inserted into the corner legs. The second section of Z piles is first welded with the first section and then inserted. The pile section 1 and 2 puncture the rubber diaphragm of skirt leg and inserts into the seabed by its own weight. The buoyancy tanks are then lifted. Water is ejected and they are removed from the jacket, put into a barge and taken away.
समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर Yes, sir. हाँ बेटा। सर रश नहीं हो जाता थोड़ा बहुत? नहीं बेटा, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होता है। रस्टिंग क्यों होगा? आप, मैं ये बता रहा हूँ। सर सॉल्टी वाटर है। बेटा प्रोटेक्शन लेगा ना, उसको पेंट करेंगे, उसमें प्लस स्टील यूज करेंगे, तो ऐसा बहुत सारे मेटल होते हैं ना, तो रस्ट नहीं करेंगे ना। अब प्रॉपर मेंटेनेंस होता है ना उसका, तो मतलब उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना आपको। और रस्टिंग को रोकने का बहुत सारा उपाय है। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रिज वगैरह भी तो होते हैं ना, हावड़ा ब्रिज तो आयरन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, बट रस्ट तो नहीं हो रहा है ना। कनेक्शन है सबका। आवाज आ रही है? Yes, यस सर। sir. अच्छा, Yes, यहाँ sir. लाइट चला जाता है बार बार। ठीक है, चलो, मतलब सब कुछ ठीक है। तो बहुत एक्सपेंसिव होता है मतलब पेट्रोलियम निकालना। अब समझो बात को, कि जहाँ 1000 लीटर, 2000 लीटर या 5000 लीटर निकलेगा ना, लेट्स से कहीं पे 5000 लीटर अवेलेबल है, तब इस 5000 लीटर को निकालने के लिए इतना पैसा खर्च करना तो बेवकूफी है ना। तो पेट्रोलियम वगैरह वहीं से निकाले जाते हैं जहाँ रिजर्व्स जो होता है लार्ज क्वांटिटी में है। अदरवाइज से पेट्रोलियम तो आपको दामोदर का जो बेड है ना, दामोदर में भी आपको थोड़ा बहुत पेट्रोलियम मिल जाएगा, बट एक्सट्रैक्शन विल बी मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू दी पेट्रोल एक्सट्रैक्टेड। आप यहाँ देखिए, दामोदर में आपका वो सीएनजी गैस का प्लांट है ना। यस सर। हाँ, हाँ गैस सर। निकालना थोड़ा यस सर। इजियर होता है। और यहाँ पे जो गैस का अमाउंट है वो सफिशिएंट अमाउंट है या लार्ज क्वांटिटी है, सच दैट द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। ठीक है, तो पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम बनता है डेड रिमेन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वंस द मरीन ऑर्गेनिजम्स डाई, देयर डेड बॉडीज दे सेटल डाउन on the bed of the ocean. With time, these dead remains of the marine organisms, they are covered with clay and sand. As this deposition of clay and sand keeps on taking place, pressure increases and as well and temperature also increases. Ultimately, after passage of millions of years, this dead remains of marine organisms, they will be converted into petroleum. समझ में आया? अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, कहीं कहीं लैंड में ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, दुबई वगैरह में ऐसा नहीं है कि ओशन में मिलेगा या सी में मिलेगा। वहाँ पेट्रोल जो है ना लैंड में मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पानी के कुएं खोदते हैं ना, वहां पर ऑयल के कुएं खोदे जाते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे लैंड में कहाँ से आया? तो देखो, जिस एरिया में आज पेट्रोलियम वहां मिल रहा है वो लैंड एरिया है, बट हिस्ट्री में आज से बहुत साल पहले वो जो एरिया रहा होगा, दैट दैट मीन्स इन सम टाइम्स वो आपका ओशन रहा होगा। वो प्री हिस्टोरिक में आपका ओशन से कवर्ड रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हिमालयस, हम लोग को पता है हिमालयस में भी क्या था, पहले एक सी हुआ करता था। ये 2 साल 10 साल और 100 साल में तो होता नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर हमें पेट्रोलियम मिल रहा है तो हमें ये समझना है कि आज बहुत दिनों पहले वहां पर गारंटीड मरीन ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हिमालय में आपको फिश के फॉसिल्स आज भी मिलते हैं। हिमालय में फिश कैसे पहुंचा? वहां तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि फिश पहुंचने का मतलब कोई लॉजिक है। वहां पे फिश फॉसिल इसलिए है क्योंकि वो बहुत पहले कभी ना कभी वहां पर एक सी हुआ करता था जिसका नाम है टेथिस सी। ठीक है, बहुत पहले वहां पे एक टेथिस सी हुआ करता था। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे कि हाउ पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड। तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। लिखेंगे, पेट्रोलियम इज फाउंड व्हेन petroleum is formed when huge quantity of सर व्हेन? when huge quantity of huge beta when huge quantity of
dead organisms. Huge quantity of dead marine organisms लिखिएगा, marine लिखना मत भूलिएगा, marine organisms. When huge quantity of dead marine organisms, dead marine organisms. सर उसका स्पेलिंग क्या है मरीन का? क्या बेटा? सर मरीन का स्पेलिंग? बेटा मरीन बेटा. ओके सर. Huge quantity of dead marine organisms, ब्रैकेट में mostly algae and zooplankton. ये एल्गी का भाई होता है, ठीक है. ये एनिमल होता है, माइक्रोस मान लीजिए. दीज आर माइक्रोस विच लिव्स इन सी या इन ओशन. सर जू क्या लिखे हैं? जू प्लैंकटन बेटा. सर कोरल? कोरल बेटा आपका जू प्लैंकटन नहीं है. जू प्लैंकटन आर बेसिकली दे आर एनिमल, दे ईट प्लांट्स. हेलो सर सर. अलग से? हाँ बेटा. सर अनुमेहा इज टेलिंग टू अनलॉक द रूम. हाँ आ गई वो, मैंने एडमिट कर लिया है. ठीक है. zooplankton, ठीक है. when huge quantity of dead marine organisms, ब्रैकेट में mostly algae and zooplanktons, ब्रैकेट close, are buried sediments. Due to high pressure and temperature. Due to high pressure and temperature, these deposits of dead organisms are converted to petroleum and natural gas. ठीक है बेटा. वहां कोल में आप लोग को याद है, कोल में कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व था? प्लांट्स. नहीं बेटा. सर नहीं नहीं, एनाएरोबिक माइक्रोब. एनाएरोबिक बैक्टीरिया. तो आगे लिखेंगे anaerobic bacteria breaks down या converts dead remains to petroleum and natural gas. देखो जहां पेट्रोलियम होगा ना वहां नेचुरल गैस भी होता ही होता है, ठीक है.
दोनों एक साथ ही आते हैं। सर डेड के बाद क्या लिखे? डेड रिमेन्स बेटा, ओके डेड सर। रिमेन्स। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मैं नेचुरल गैस, ठीक है, ये ध्यान रखना हम लोगों को। अब पेट्रोलियम ऐसे बनता है। Sir, please show the page once again. क्या बेटा? Okay, sir, detail. हो गया, चलिए देखिए। अब एक बात हम लोग को ध्यान रखना है। लेट से ये आपका सरफेस है, यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे समझिए, ये नॉन पोरस रॉक होगा। दिस विल बी नॉन पोरस रॉक। इसको नॉन पोरस होना जरूरी है, बिकॉज अगर ये पोरस होगा तो ये जो ऑयल वगैरह क्या है वो नीचे परमिएट कर जाएगा ना। लेट से मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे ऑयल है, तो इफ दिस इज पोरस, so this oil will seep through this porous rock. So this rock cannot be porous. This has to be non-porous. ठीक है। तो यहाँ पर लेट से ऑयल का डिपॉजिट्स है, यहाँ से यहाँ तक ऑयल का डिपॉजिट्स है। दिस इज ऑयल डिपॉजिट्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका नेचुरल गैस का लेयर होगा, और यहाँ पर आपका वाटर टेबल होगा। दिस विल बी वाटर टेबल। हमेशा याद रखिएगा, water table is below natural gas and oil. And why this happens? Because we know oil are, density of oil is less than that of, क्या बेटा? Water. Density of oil is less than that of water. तो ऑयल हमेशा आपको ऊपर मिलेगा, वाटर टेबल हमेशा वहां नीचे होता है, ठीक है। इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, ये आपके बुक में भी होगा। यस सर। हम्म, सर हम्म। सर पेट्रोलियम फॉर्मेशन में क्या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से ही पेट्रोलियम बनता है, या वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स भी इंक्लूड रहता है? नहीं बेटा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन विल कॉज conversion of organic matters of marine into petroleum and natural gas. मतलब anaerobic bacteria will decompose dead remains. देखो बेटा, बैक्टीरिया वगैरह काम कर, हम लोग पढ़े ना बायोलॉजी में, दे डिकम्पोजेस या दे आर द डिकम्पोजर। तो यस सर। एनोरेबिक बैक्टीरिया डेड रिमेन्स को डिकम्पोज करता है, ठीक है। ठीक है, और किसी को डाउट बेटा? ठीक है, चलिए
ये हमेशा याद रखिएगा, वाई ऑयल इज फाउंड अबव वाटर टेबल, ये आपसे क्वेश्चन स्कूल में ही पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जानने वाली बात है, एक बार फिर से वो पेज दिखाइए क्या बेटा? सर, एक बार फिर से वो पेज दिखाइए सर, छोटा सा लिखना है एक तो चीज। ओके सर। ये जानने वाली बात है बेटा, क्योंकि बुक में लिखा है तो बताना है। इन पेंसिल्वेनिया, ठीक है। सर आप वो कौन से जगह का नाम लिखे हैं? वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड इन। पेंसिल्वेनिया बेटा, ओके सर। ठीक है। पेंसिल्वेनिया में डबल एन लगता है, ठीक है। सर एक बार स्पेलिंग बोल। लिख दे रहा हूँ बेटा, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया। हो गया? सर फोटो ब्लर आ रहा है। सबका यही हो रहा है क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा। सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मेरे तो ठीक ही है। आपका बेटा वो हो गया होगा, डेटा थोड़ा खत्म हो रहा होगा। चलिए ठीक है। The world's roads are packed with 800 million greedy vehicles, guzzling their way through 7 billion litres of petrol. Keeping the fuel lines flowing safely with this flammable liquid demands a potent mix of engineering brilliance, chemical wizardry, and mucky manual labour. So,
how do they do it? Texas, USA. From the look of this hot, barren, windswept landscape, you'd be forgiven for assuming this area must be a rural backwater. But in fact, this is one of the richest spots in the world, because Texas is home to the American oil industry. They've been drilling for oil here since 1894. But it wasn't until 1901 that the oil boom really took off, when at a stroke, the Lucas Gusher tripled US oil production. Since then, almost 60 billion barrels have been pumped out from the Texan soil. And if the oil companies have got their sums right, there are reserves of another 10 billion barrels or so still to be extracted. The sticky, smelly black liquid thereafter is crude oil, which is the raw material needed for making petrol. It was formed from the remains of tiny sea plants and animals during the Permian period. Thanks to the action of heat and pressure, 250 million years later, they've been transformed into one of the world's most vital energy sources. This is black gold, Texas tea, the best there is. It smells like rotten eggs, but it also smells like money. On this hot, sticky Texas morning, the crew of Derrick Rig 62 are setting to work sinking a new well. Every month, more than 1,000 new wells are drilled here in Texas, and together they pump out over 900,000 barrels of crude every day. To keep that oil flowing, producers like Occidental Petroleum will sink more than 100 wells a year. So for guys like Rick Baker, this hot, noisy, back-breaking work is very much just another day at the office. I love this job a lot, you know. I've been doing this for 11 years. We take pride on our work. It's like a big family out here on this rig right here. But the team face an arduous task getting the oil out. In this area, known as the Permian Basin, the crude lies up to 2 miles down, trapped in rocks over 250 million years old. To reach it, they use the Derrick's huge motors to grind a diamond-tipped drill bit deep into the earth. But all the friction creates huge amounts of heat, so high-pressure drilling fluid is pumped down a pipe to cool the cutting head. The fluid then carries the cuttings back to the surface, where they're left to settle out in mud pits. It's noisy, dangerous work. Rick needs to keep the pressure on the drill bit just right. Too little and it won't cut. Too much and it will fracture. What's more, he must constantly be on guard for the threat of gas releases, which could cause catastrophic explosions. Working on a drilling rig is real dangerous. You have to be pretty well tough to be out there doing this kind of work. As they drill, the team need to regularly attach new 9-meter lengths of drilling pipe using an enormous 5-ton automated wrench called an iron roughneck. With the drill head burrowing at around 5 meters an hour, this arduous task must be repeated every couple of hours, 24 hours a day. The drilling only intermittently halted to line the well. Eventually, if they're lucky, they strike oil. Initially, the pressure of the trapped oil forces it through small holes in the finished pipe and up to the surface. But this natural pressure doesn't last forever. So to keep the crude flowing, they use one of these. This is called a pumping jack, or nodding donkey. The circular motion of the powered flywheel is converted into vertical motion, and like an enormous metal syringe, it sucks the oil to the surface.
Dotted across the empty plains, these quietly insistent nodding donkeys harvest the black gold of Texas. But these oil fields are many miles from where the crude oil is needed. So a series of pumps feed it to a pipeline and off on a 500-mile journey to the other side of the state. This extraordinary citadel of gleaming silver pipework is Baytown. Less than 30 miles from Houston, it looks like something out of Blade Runner and is the single largest oil refinery in the whole of the US. With over 5,000 miles of metal piping spread across 2,400 acres, this place can refine 560,000 barrels of crude oil every day. Not only does it get incredibly hot here, the noise is so deafening, its 4,000-strong workforce get through over 1 million ear protectors every year. This place is so huge, as well as Texan crude oil, it also sucks in supplies from all around the world. To satisfy Baytown's thirst, vast 300-meter-long tankers arrive at the specially constructed docks. देखे सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देखिए समझ में आ रहा Yes, प्रोसेस sir. क्या है बेटा? The first process is drilling a well, then extracting oil. Now the oil of petroleum जो हम लोग यूज करते हैं उससे बहुत डिफर करता है. आपने देखा था वो बॉटल में एक क्रूड ऑयल आपको दिखा रहा था. क्रूड ऑयल डार्क कलर लिक्विड होता है. डार्क कलर लिक्विड होता है. देखा था किसी ने? उन्होंने दिखाया था बॉटल में एक लेकर. Yes, sir. ठीक है, वो Yes, क्रूड sir. ऑयल होता है. वेल से आपको क्रूड ऑयल मिलता है. ठीक है, वेल से आपको क्रूड ऑयल मिलता है. नाउ दिस क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड टू रिफाइनरी. दिस क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड टू रिफाइनरी. Now what is crude oil? Crude oil is a mixture of many components. It is a mixture. Now refinery will do what? Refinery will separate this mixture into different components. This is the job of the refinery. Refinery का काम ये होता है. आपके आसपास में यहाँ पे कोई रिफाइनरी का नाम बताइए जहाँ ऑयल रिफाइन होता है, पेट्रोलियम रिफाइन होता है. नाम सुने हैं किसी का? ज्योग्राफी में पढ़े होंगे बेटा. बताइए. बोलिए बोलिए. No, सर sir. कोल का बोल सकता हूँ. कोल का बेटा कैसे होगा? बेटा बरौनी है बिहार में. ठीक है, बरौनी रिफाइनरी बहुत पॉपुलर रिफाइनरी था. ये वन ऑफ द अर्लीस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया है, बरौनी बिहार में. ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे दिल्ली जाने समय एक पर्टिकुलर रूट से रास्ते में ये पड़ता है. ठीक है, तो रिफाइनरी का काम क्या है? रिफाइनरी का काम है इसको सेग्रीगेट करना इनटू डिफरेंट कंपोनेंट. समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है बेटा? No, sir. पहले क्रूड ऑयल निकलेगा एंड देन दैट विल बी सेपरेटेड और रिफाइन इनटू वेरियस कंपोनेंट. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आर मेनी. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर मेनी, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8. ठीक है, 7 से 8 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग इसको सेपरेट करने वाले हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्लास अभी क्लास 9th का है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. ठीक है, ओके सर. Okay, sir. बाय सर. बाय Thank बेटा. you, sir. थैंक यू Bye, सर. sir. गुड नाइट सर. गुड नाइट Good बेटा. night, sir. गुड नाइट.